हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील ऑनलाइन कोचिंग में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो यानी साइंस का जो अध्याय 10 था वो आज समाप्त हो गया है। आज से हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन। क्या इस चैप्टर के करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। यानी पहला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो अगर आपने पिछली वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आइए समझिए, ठीक है। क्या हमको आंसर देना है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या है? सॉरी, और इस दर्पण का ये बिंदु हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। तो अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, कैसे आ रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। हमको समझना है मुख्य फोकस वो भी अवतल दर्पण का, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें आती हैं और अवतल दर्पण से उनका क्या होता है? परावर्तन। क्या होता है? अवतल दर्पण से उनका होता है परावर्तन, ठीक है। ठीक है। तो यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें यानी आपतित किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, क्या अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं या जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को कहा जाता है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। क्या बोला जाता है? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन कि एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यानी वक्ता त्रिज्या दिया गया है और फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है, ठीक है।
तो यानी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यानी हम लोगों को यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या? प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में क्या दिया गया है तो सबसे पहले इसे लिखेंगे। ठीक है, तो यानी प्रश्न में दिया गया वक्ता त्रिज्या, और वक्ता त्रिज्या को हम लिखते हैं कैपिटल आर से, और कैपिटल आर बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको निकालना क्या है? हम लोगों को निकालना है फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी का मतलब एफ, स्मॉल एफ। ठीक है, यानी फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना क्या है? एफ निकालना है, यानी फोकस दूरी निकालना है, वक्ता त्रिज्या दी गई है। लेकिन हम लोगों को पता है एक सूत्र, कौन सा? यानी वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, यानी r बराबर होता है 2f। क्या होता है? r बराबर होता है 2f। तो हम लोगों को ज्ञात करना है f, और r हमको पता है। ठीक है, तो हम लोग बाएं, जो दायां पक्ष है उसको बाएं ले आएंगे, और बाएं पक्ष है उसको हम लोग दाएं ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2f बराबर हो जाएगा r, और हम लोग f को यही रोक लेंगे, तो ये हो जाएगा सूत्र हम लोगों का f बराबर r/2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा f, और r का मान दिया गया है 20, और ये हो गया 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। यानी यहाँ पर जो फोकस दूरी का मान आ गया वो मिला हम लोगों को 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन। यानी इसमें फोकस दूरी हम लोगों से पूछ रहा था, तो फोकस दूरी कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो शायद इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब लोग बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ठीक, तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। यानी तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि उस दर्पण का नाम बताइए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। यानी उस दर्पण का हम लोगों को नाम बताना है जो बिंब का, यानी वस्तु का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब, यानी आवर्धित का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो गया होगा अगर आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हम लोगों ने पढ़ा था अवतल दर्पण में। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में, क्योंकि उत्तल दर्पण से सदैव जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वो वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। और अवतल दर्पण से जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। लेकिन लास्ट स्थिति थी कि अगर हम लोग वस्तु को कहाँ पे रख दें, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रख दें। कहाँ पर? फोकस और ध्रुव के बीच में अगर हम लोग वस्तु को रख दें। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति पर क्या होगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? यानी दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, और जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा। ठीक है, तो यानी अगर हम लोग इसका प्रतिबिंब बनाएं तो कैसे बनेगा? ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से जो है अवतल दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन इस प्रतिबिंब की खास बात ये होती है कि ये प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला, ये आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ठीक है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों वरीयता देते हैं। यानी हम लोग वाहन जो होते हैं तो उसमें पीछे के दृश्य को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं? आखिर क्या कारण है कि हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि
यानी हम लोग वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि जो उत्तल दर्पण होता है, क्या जो उत्तल दर्पण होता है वो वस्तु का सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या वस्तु का सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी पहला कारण ये हो गया कि उत्तल दर्पण वस्तु का सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो ये पहला कारण हो गया। ठीक है, और दूसरा कारण ये होता है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। यानी बहुत सारी जगहों का प्रतिबिंब ये छोटे से मतलब दर्पण में आ जाता है। ठीक है, तो यानी ये दूसरा कारण हो गया कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, कि जो है हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों वरीयता देते हैं। तो पहला कारण हो गया कि उत्तल दर्पण जो होता है वो वस्तु का सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और दूसरा होता है कि उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है। ठीक है, और यहाँ पे उत्तल दर्पण जो है सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या वस्तु से छोटा, जिससे आने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो आराम से दर्पण में दिख जाती हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।